So in this lecture we are going to see some properties of relation. First is empty relation. एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है ये रिलेशन एम्प्टी है, मींस इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. सो रिलेशन को आप एम्प्टी कब बोलोगे? लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. आर को कब एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे हम? इफ आर इज एम्प्टी, मीन्स आर के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर नहीं आ रहा है, कोई एलिमेंट ये नहीं कंटेन कर रहा है, तो ये एम्प्टी रिलेशन होगा. इन शॉर्ट आर के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा. सो इसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कब बोलोगे? कब रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव बनेगा? So a relation R on set A is said to be reflexive if A relates to A. For every A belongs to A, that is A comma A belongs to R for every A belongs to capital A. इसका क्या मतलब है कि अगर आपका सेट है, सपोज ये सेट है हमारे पास, इसमें हमारे पास कुछ 5 या 2 या 3, सपोज 3 एलिमेंट शॉर्ट में. सो रिलेशन आर कब आपका रिलेशन आर ये रिफ्लेक्सिव कब बनेगा? जब यहाँ आपके पास हर नंबर के लिए उसका ऑर्डर्ड पेयर सेम उसी नंबर के साथ आपके रिलेशन में प्रेजेंट हो. क्या मतलब हुआ इसका? मीन्स 1,1, 2,2, 3,3, ये तीनों एलिमेंट्स तो इसमें होने ही चाहिए. एक्स्ट्रा और कुछ भी हो, 1 2 हो, कुछ भी हो, उससे हमें नहीं प्रॉब्लम है. बस हमको क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो एलिमेंट का सेम उसी एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में अगर है, तभी आप उस रिलेशन को क्या बोलोगे? रिफ्लेक्सिव. और ये सारे नंबर के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1,1 है बाकी नहीं है तो चलेगा, नहीं. तीनों जितने भी नंबर आपके सेट में हैं उन सब नंबर का सेम नंबर के साथ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा, तभी आप उसको क्या बोलोगे? रिफ्लेक्सिव. तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया. क्या करना है इसमें? हमको क्या चेक करना है कि वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए जो सेम नंबर के साथ मैप हुए हैं या रिलेटेड है. वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आपके इसमें रिलेशन में होने चाहिए, तो आप उसको रिफ्लेक्सिव बोलोगे. एग्जाम्पल देखते हैं. इफ ए इज 1 2 3, देन आर क्या होगा? ये आर है. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो चेक करेंगे पहले 1 with 1 है क्या? यस, 1 with 1 है. देन चेक करना है हमको 2 with 2 है. हाँ, 2,2 भी है. 3,3 है तो है. ये तीन चीज चेक कर ली हमने, तीन ही एलिमेंट से तीनों के लिए देख लिया कि वो ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है. सो यहाँ आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए, क्योंकि उसमें सेम ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है. नेक्स्ट देखते हैं. सिमेट्रिक रिलेशन. अब रिलेशन को आप सिमेट्रिक कब बोलोगे? Let R be a relation, then R is said to be symmetric if A relates to B. अगर कोई दो एलिमेंट है, A relates to B, इसका क्या मीनिंग हुआ? मीन्स A कॉमा B अगर रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करेगा B कॉमा A भी रिलेशन में हो. मीन्स B रिलेट्स टू A. मीन्स अगर सपोज आपके रिलेशन में 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, तभी जाके वो सिमेट्रिक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा. जैसे अभी यहाँ पे हम देख लीजिए, जो आर हमने लिया है रिफ्लेक्सिव के लिए, तो यहाँ पे 1,2 है बट 2,1 आपको दिख रहा है, उसका उल्टा नहीं है, तो ये आर आपका सिमेट्रिक नहीं है. रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं. तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? अगर एक रिलेट्स टू बी, तो ये इंप्लाई करता है बी भी ए को रिलेट करना चाहिए. मीन्स 1,2 अगर है तो 2,1 भी रिलेशन में हो, तभी आप इसको क्या बोलोगे? सिमेट्रिक रिलेशन. तो एग्जांपल देखते हैं. सेम सेट हमने लिया है, देन आर इज इक्वल टू 1,1, 1,2, 2,1, 2,3. और भी एलिमेंट्स लेते हैं इसमें. 3,2 इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. अगर सपोज हमने यहीं तक ये एलिमेंट लिया होता तो 1,2 के लिए 2,1 तो है, बट 2,3 के लिए 3,2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं बन पा रहा है. तो इसमें अपने को 3,2 ऐड करना होगा. क्यों ऐड किया हमने? इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए. तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है? जब भी 1,2 होगा तो 2,1 होना चाहिए. मीन्स अगर A, B है तो B, A उसमें होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन. अब रिलेशन को ट्रांजिटिव कब बोलोगे? तो अगर सपोज आपके पास एक रिलेशन है सेट ए पे, और ए रिलेट करता है बी को, बी रिलेट करता है सी को, तो ये इंप्लाई करता है ए रिलेट करेगा सी को. क्या बोला मैंने? अगर आर रिलेशन है ए पे, आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ ए रिलेट्स टू बी. कोई एलिमेंट बी को रिलेट कर रहा है, ए बी को रिलेट कर रहा है, और यही बी आगे सी को रिलेट कर रहा है, तो ये इंप्लाई करेगा जो फर्स्ट आपका ए है वो सी को रिलेट करेगा.
इसका क्या मतलब हुआ, ए रिलेट्स टू बी मीन्स ए कॉमा बी आपका रिलेशन में होगा, बी रिलेट्स टू सी मीन्स बी कॉमा सी भी रिलेशन में होगा, और ये दोनों के होने के साथ ही ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव बनेगा। सो सेम सेट पे एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 1,2 है, नेक्स्ट इसी 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3 भी है। अब 1,2 है, 2,3 है, तो ये फर्स्ट और इसका लास्ट 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए टू बी अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये 1,3 अगर हमने इसमें नहीं इंक्लूड किया होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होता। इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, 1 अगर ए 2 को रिलेट कर रहा है और 2 आगे जाके 3 को रिलेट कर देता है, तो ए रिलेट करेगा 3 को, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए to be a transitive relation. So this is all about transitive relation. Next, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक हमने क्या देखा, सिमेट्रिक में क्या होता है, इफ ए कॉमा बी रिलेशन में है तो ये इंप्लाई करता है बी कॉमा ए भी रिलेशन में हो। एंटीसिमेट्रिक में देखते हैं सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक इफ, अब इफ के बाद ये जो कंडीशन है ये ऑलरेडी है, ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू ए, ये क्या इंप्लाई कर देगा कि ए इज इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब है, अब इसमें आपको एंटी सिमेट्रिक में ऐसे एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे 1,2 2,1, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किस कंडीशन में होगा, इसने क्या बोला, ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू ए, तभी हो सकता है जब वो ए और बी इक्वल हो। मींस ऐसे एलिमेंट्स एंटी सिमेट्रिक में नहीं आने चाहिए। कैसे आने चाहिए, 1,1 2,2, इसमें दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे आप 1,1 आगे पीछे करो तो चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, सेम एलिमेंट्स हैं 1,1, यहाँ पे इसको लिख दो या फिर इसको यहाँ कर दो, सेम बात है। तो इसमें एंटी सिमेट्रिक में 1,2 2,1 टाइप के एलिमेंट नहीं आने चाहिए। ये कब आ सकते हैं, जब ये दोनों 1 और 2 इक्वल हो, बट 1 और 2 इक्वल नहीं है। तो इक्वल कब होंगे, जब आप सेम एलिमेंट्स का सेम के साथ ऑर्डर्ड पेयर में ले। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, सिमेट्रिक में बोलता है कि ए रिलेट्स टू बी, यही वो इंप्लाई कर देता है कि बी भी ए को रिलेट करेगा। बट यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक में क्या है, इफ ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू ए, अगर ऐसा है तो ए और बी को इक्वल होना पड़ेगा। एंटी सिमेट्रिक में आने के लिए उनको इक्वल होना पड़ेगा। मींस इस टाइप के एलिमेंट्स को एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में कोई एंट्री नहीं है। जो ये नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इनको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में एंट्री नहीं है। इसमें सिर्फ a इक्वल टू बी टाइप के एलिमेंट्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये हो सकता है, जैसे सपोज अगर मैं एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बना रही हूँ, 1,1 लिया मैंने, 1,2 ले लिया, 1,3 ले लिया और खत्म कर दिया, तो क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? क्योंकि यहाँ पे 1,2 है, 2,1 तो है ही नहीं है ना। अगर ये दोनों है तब इंप्लाई करना चाहिए कि दोनों इक्वल है, बट 2,1 तो है ही नहीं, तो ये एंटीसिमेट्रिक है। तो ये दोनों अगर होगा, इफ मतलब ये पूरा पार्ट अगर है तो ये होना चाहिए, बट ये पूरा पार्ट तो है ही नहीं ना, आधे में ही है, ये पूरा हमने कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई की, तो इसका होने का कोई मतलब नहीं। सो ये रिलेशन हमारा एंटीसिमेट्रिक है। एग्जाम्पल, लेट ए बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन ए रिलेट्स टू बी। अब इसमें रिलेशन कैसे डिफाइन है, ए बी को तब रिलेट करेगा जब ए बी को डिवाइड कर देगा, दैट इज ये स्लैश का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, दैट इज ए डिवाइड्स बी। Since A divides B and B divides A, then A is equal to B for A B in natural number। ये ऐसा क्यों बोला है, अब जैसे हमारे पास सपोज 6 है, 6 को 3 तो डिवाइड कर रहा है तो कितना आता है 2, बट 3 को 6 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, करेगा मतलब 1/2 आपको आंसर आएगा, बट क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। तो नेचुरल नंबर ही, ये सेट हमारा नेचुरल नंबर है, उससे बाहर हमको नहीं जाना है, ये तो रैशनल में हम चले गए, नहीं चाहिए हमको। तो नेचुरल नंबर में अगर कोई ए किसी बी को डिवाइड कर रहा है और बी भी उस ए को डिवाइड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, दोनों इक्वल है, तभी एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। अब आप सेम नंबर लोगे तभी 3/3 1, और इस 3 को वापस ऊपर ले लो, इस 3 को नीचे ले लो, 3/3 1। तो अगर नेचुरल नंबर में आपके पास दो नंबर हैं जो ए भी बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, तो वो दोनों नंबर नेचुरल नंबर में इक्वल है। तो यहाँ पे ही डायरेक्ट इसने ये कंडीशन ही सेटिस्फाई कर दी, अब आगे आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ से ही प्रूफ हो जाता है कि एंटीसिमेट्रिक है, which implies R is antisymmetric। नेक्स्ट इज इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ऑलरेडी हमने देखा है, बट यहाँ पे वापस देखते हैं। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, बस ऑर्डर्ड पेयर आपस में इंटरचेंज करने होते हैं, इंटरचेंज कर देंगे ऑर्डर पेयर तो वो आपका इनवर्स रिलेशन बन जाएगा।
लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, द रिलेशन आर इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, ये कैसे डिफाइन होता है, एक्स कॉमा वाई, इसमें आप x कॉमा वाई कब लोगे, जब आपका y कॉमा x आर में हो, मीन्स उल्टा कर दिया है, इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन ऑफ r एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इन द पेयर इन आर। जो ऑर्डर पेयर है इसमें आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो, फर्स्ट वाले को सेकंड पे, सेकंड वाले को फर्स्ट पे, आपका जो ओरिजिनल आर रिलेशन होगा उसमें अगर सपोज आर में हमारे पास 1 2 है, 3 4 है, ऐसे एलिमेंट्स हैं, 5 2 है, ये सारे एलिमेंट्स है, इसका इनवर्स हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, 1 2 को बना देंगे 2 1, 3 4 को बना देंगे 4 3, और 5 2 को बना देंगे 2 5, तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, आर इनवर्स। तो सिंपली हमको यही करना होता है इनवर्स के लिए। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, अगर आपका रिलेशन तीन चीज बन जाता है, क्या क्या, एक तो रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव, ये तीन बन जाता है तो वो अपने आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन है, let R be a relation on a set A, then R is said to be an equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive on A। मतलब वो अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है A पे, तो उसको हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब एग्जांपल यहाँ पे हमारा सेम सेट है, अब यहाँ पे हम खुद बनाते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनेगा। तो क्या क्या एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, सपोज पहले तो हमको क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन थी कि सेम नंबर सेम ऑर्डर्ड पेयर, सेम नंबर सेम के साथ अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो वो एलिमेंट आपके आर में दिखना चाहिए, मीन्स 1 1 होना चाहिए, सो वो ले लिया हमने, 2 2 होना चाहिए, वो ले लिया, 3 3 होना चाहिए, वो ले लिया, ये हमने बना लिया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर 1 2 आपने लिया, 1 2 मैंने इसमें रिलेशन में लिया, तो मुझे किसको लेना होगा, इसका अपोजिट भी, यानी 2 1, तब तो ये सिमेट्रिक हुआ। नेक्स्ट, अगर सपोज मैंने 2 3 लिया है, तो हमको 3 2 को भी इंक्लूड करना होगा, सिमेट्रिक यहाँ तक है। अब ट्रांजिटिव क्या बोलता है, इफ 1 2 है और 2 फिर किसी एलिमेंट से रिलेट हो जाता है, तो इसका फर्स्ट और लास्ट आपके उसमें होना चाहिए रिलेशन में। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1 तो 2 से रिलेटेड है और 2 फिर 1 से ही रिलेटेड है, तो 1 1 तो ऑलरेडी हमने रिफ्लेक्सिव के लिए इंक्लूड किया हुआ है ये, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट चेक करते हैं, 2 3 भी है और 3 2 है, 3 फिर से 2 को रिलेट हो जाता है, तो इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग 2 2 ऑलरेडी है रिलेशन में, तो यहाँ तक ये ट्रांजिटिव है। अगर आप इसमें आगे कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे हो तो ये ट्रांजिटिव है। बट सपोज मैंने ऐड किया 1 2 और 2 3, ये तो ऑलरेडी है ना, ओके, तो ऑलरेडी हमने इंक्लूड किया है। यहाँ पे देखो इन दोनों के लिए तो बराबर हुआ ट्रांजिटिव, बट अब 1 2 लो और यहाँ पे आ जाओ 2 3, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो फिर क्या होना चाहिए, 1 3 भी तो होना चाहिए, बट वो नहीं है, तो उसको इंक्लूड करना होगा हमको 1 3। अब ये 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 1 3 से भी आ गया। यहाँ पे आ जाओ 2 1, 1 के लिए, और 2 1 है, और ये क्या है 1 3, 1 2 से, सॉरी 2 1 से रिलेटेड है और फिर 1 क्या हो रहा है 3 से रिलेटेड है, तो क्या आना चाहिए 2 3 आना चाहिए, तो 2 3 यहाँ देखो ऑलरेडी है, सो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहाँ 1 3 के लिए भी अगर आप चेक करो 1 3 और फिर 3 से स्टार्ट होने वाले ये दो रिलेशन है 3 3, सो 1 3 ऑलरेडी है, 1 3 और यहाँ 3 2 ऑलरेडी है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब यहाँ देखो 1 3 आपने ऐड किया, तो ये सिमेट्रिक हो रहा है क्या, सिमेट्रिक अब नहीं बन पा रहा है कि 1 3 ऐड किया हमने, तो 3 1 को भी ऐड करना होगा, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ जाएगा 3 1। अब 1 3 है, 3 1 भी है, और फिर इसका सिमेट्री, सॉरी ट्रांजिटिविटी देखो तो 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 भी है, ऑलरेडी है। तो अब ये जाके बना है आपका पूरा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन।
हियर आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव दिख रहा है हमको, सिमेट्रिक दिख रहा है, 1 2 है, 2 1 है, 2 3 है, 3 2 है, 1 3 है तो 3 1 है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है। एंड ट्रांजिटिव अभी हमने चेक किया 1 2, फिर 2 से स्टार्ट वाला कैसे ट्रांजिटिविटी आप कैसे चेक करोगे? सपोज ये आपने कंसिडर किया, वो ये जो सेम वाले हैं ये तो ट्रांजिटिविटी फॉलो करेंगे ही, जो अलग हैं उनको हमने कंसिडर, तो पहला एलिमेंट था हमारे पास 1 2। अब 1 रिलेट है 2 से, अब 2 से स्टार्ट होने वाले कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं अपने पास? पहले तो ये 2 2 2 1 2 3 इतने ही है, तीनों के साथ चेक करो। 1 2 2 2 तो क्या आएगा? 1 2 तो ऑलरेडी है। 1 2 2 1 1 1 ऑलरेडी है। 1 2 2 3 तो क्या आएगा? 1 3 यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 2 1, 2 1, अब 1 से स्टार्ट होने वाले कितने रिलेशन है हमारे पास? तो 3, यहाँ पे 1 1 1 2 और 1 3, तो 2 1 फिर 1 1 लोगे तो 2 1 ही आएगा। तो आप जो सेम वाले हैं उसके साथ अगर आप देख रहे हो कि जो सेम ऑर्डर्ड पेयर है तो वही एलिमेंट दे रहा है, तो इसके साथ अपने को चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 2 1 और फिर यहाँ आ जाओ 1 3, तो यहाँ 2 रिलेटेड है 1 से और यहाँ 1 3 से रिलेटेड है, तो 2 3 होना चाहिए, तो 2 3 हमने किया है इंक्लूड, हाँ किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दोनों एलिमेंट के लिए सेम, आप बाकी सारे चारों एलिमेंट्स के लिए चेक कर सकते हो। पहले वो एलिमेंट लो, वो ऑर्डर्ड पेयर लो, फिर देखो 3 से स्टार्ट होने वाले इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर है, उन सब के साथ ट्रांजिटिविटी रूल अप्लाई करके देखो, अगर उसका बाद वाला एलिमेंट आ रहा है तो आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी बन रहा है, सिमेट्रिक भी बन रहा है और ट्रांजिटिव भी बन रहा है, तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट ए बी अ सेट जिसमें 1 से लेके 6 तक नंबर्स हैं और आर आपका रिलेशन कैसा है, इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट, ये इसको क्या है, ये क्या बता रहा है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड 2, इसको क्या पढ़ते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट। इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको बताना है कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो पहले हमको इसका मीनिंग समझना होगा कि ये क्या है। अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 2 दिया हुआ है तो इसका क्या मीनिंग होता है कि a माइनस बी को जब आप डिवाइड करोगे 2 से तो रिमाइंडर आपको कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो, या अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट यहाँ देखो, जब आप a को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर b आना चाहिए। बट अगर ये सिंपल करना है तो ऐसे कर देते हैं, ये b को इधर ट्रांसफर कर दिया तो a माइनस बी मॉडुल कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो 2 मींस a माइनस बी को जब भी आप 2 से डिवाइड करो तो आपको रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका ये मतलब होता है। मींस a माइनस बी डिवाइड बाय 2, ये रिमाइंडर आपको देना चाहिए 0, मींस ये पूरा 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मींस ये इवन नंबर होना चाहिए इन शॉर्ट। सो a रिलेट्स टू b कब होगा? जब a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो 2 which implies a minus b is 2m। 2m क्यों लिखा हमने? इवन नंबर होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया कि a माइनस बी जब भी इवन नंबर होगा तब वो रिलेट करेगा और वो रिलेशन में आ जाएगा। सो अब हमको फर्स्ट क्या चेक करना होता है? रिफ्लेक्सिविटी, इक्विवेलेंस चेक कर रहे हैं ना हम कि रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं, तो पहले रिफ्लेक्सिव है या नहीं वो चेक करेंगे। सो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? सेम एलिमेंट्स लेना होता है हमको, ए रिलेट्स टू ए, तो यहाँ ए रिलेट्स टू ए क्या बन जाएगा? ए माइनस ए। ए माइनस ए क्या होता है? कोई भी नंबर सेम से माइनस कर दो 0, तो 0 को आप 2 इंटू 0 नहीं लिख सकते क्या? 2 इंटू 0 हम लिख सकते हैं, तो 0 ये क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए? जो आप मल्टीपल ले रहे हो, मल्टीप्लायर ले रहे हो, वो क्या होना चाहिए? इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए, तो 0 भी हमारा इंटीजर से बिलोंग करता है, तो इस फॉर्मेट में आ गया। पहले तो आपको ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो 2 मीन्स क्या है। मीन्स जब भी ए माइनस बी को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको ये रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए? a माइनस 2 आपका इवन नंबर होना चाहिए, तो इवन नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का मल्टीपल, तो वो हमने लिख दिया। और ये मल्टीपल क्या होना चाहिए? z से, कोई भी नेगेटिव नंबर भी हो तो भी चलेगा हमारे पास, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं, अभी अगर सपोज -6 है तो ये नहीं है क्या 2 का मल्टीपल, ये भी है 2 का मल्टीपल, कैसे? 2 इंटू -3, तो इसलिए हमने यहाँ का जो m लिया है इसको इंटीजर से बिलोंग कराया है कि ये इंटीजर से आ रहा है। सो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमको क्या चाहिए? ए रिलेट्स टू ए चाहिए, मीन्स ए माइनस ए क्या होता है? 0 होता है, और 0 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो 2 इंटू 0 हम लिख सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये रिलेशन। लेट्स सी हाउ। Since a minus a is 0 and we can write 0 as 2 into 0 where 0 belongs to z, पूरा का पूरा सेम हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, तो ये क्या हो गया हमारा? a relates to a, ये रिफ्लेक्सिव है, जो इंप्लाई कर देगा कि आर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है।
सो ए रिलेट्स टू बी ये हमको कंसीडर करना होता है, तो ए रिलेट्स टू बी है, उसका क्या मतलब, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 फॉर सम m1 बिलोंग्स टू z, किसी m1 के लिए जो इंटीजर है। अब हमको क्या चाहिए, b रिलेट्स टू a चाहिए, ये हमको शो करना है। मीन्स क्या चाहिए हमको, b माइनस a इक्वल टू 2 टाइम्स सम m2 या m1 भी चलेगा, कोई भी नंबर इस टाइप में हमको चाहिए। तो हमको b माइनस चाहिए, a सॉरी b पॉजिटिव चाहिए, a माइनस चाहिए। यहाँ पे क्या है, b नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, मीन्स अपोजिट है। क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ही हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स m1। अब हमको 2 तो पॉजिटिव चाहिए, उसके बाद m1 इंटीजर है तो वो नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे क्या फर्क पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, 2 को पॉजिटिव ये माइनस साइन m1 के साथ दे देंगे। ये हो गया अपना 2 और ये -m1, इसको हम सीधा लिख सकते हैं, b पॉजिटिव है पहले लिख लिया, a नेगेटिव है उसको बाद में लिख लिया। तो क्या मिल गया हमको, b माइनस a इज इक्वल टू 2 टाइम्स सब नेगेटिव m1, वेर ये -m1 भी z को बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव सारे ही नंबर होते हैं, तो ये भी z को बिलोंग करेगा। तो ये फिर से आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या बन गया, b रिलेट्स टू a हमको मिल रहा है। सेम यहाँ देखो, b रिलेट्स टू a के लिए हमको ये कंडीशन चाहिए थी, वो हमको मिल रही है। सो विच इम्प्लाइज b रिलेट्स टू a। अब b रिलेट्स a रिलेट्स टू b हम लेके चले थे, हमको क्या मिल गया, b रिलेट्स टू a। ये कंडीशन क्या बताती है कि आपका रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। सो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी हो गया। अब हमको सिर्फ चेक करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चेक करना होता है, दो हमको लेना होता है कि a रिलेट्स टू b और b रिलेट्स टू c, ये दो चीजें लेके चलेंगे और लास्ट में हम क्या प्रूव करेंगे कि a रिलेट्स टू c। अब a रिलेट्स टू b लिया है तो इस रिलेशन से क्या मिल रहा है हमको कि a माइनस b जो है वो सम 2m1 होगा, और यहाँ से b माइनस c ये 2m2 होगा। दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, LHS LHS को ऐड कर दो, RHS RHS को। लेट्स सी क्या मिलता है। A रिलेट्स टू b रिलेट्स टू c, ये हम लेके चल रहे हैं। क्या ये इससे मिलेगा हमको, a माइनस बी इज इक्वल टू 2m1, एंड सेकेंड हमको मिलेगा b माइनस सी इज इक्वल टू 2m2, वेयर m1 एंड m2 बिलोंग्स टू z इंटीजर z। अभी हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इधर आ गया LHS में, और ये 2m1 प्लस 2m2। अब यहाँ से कुछ कैंसिल दिख रहा है आपको, b माइनस है और ये प्लस है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा, a माइनस सी और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2 टाइम्स m1 प्लस m2। अब m1 भी z को बिलोंग करता है, m2 भी करता है। अब दो इंटीजर आपने ले लिए, सपोज 6 और 2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आता है 8, वो भी अगेन इंटीजर्स में ही जाएगा, तो m1 प्लस m2 भी इंटीजर को बिलोंग करता है। ये कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो रही है आपकी, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स m1 प्लस m2। तो इसका क्या मतलब है कि a रिलेट कर गया c को, विच इम्प्लाई a रिलेट्स टू c। अब a रिलेट्स टू c, इससे क्या होता है, हमने क्या लिया था, a रिलेट्स टू b, b रिलेट्स टू c, और यहाँ आ गए कि a रिलेट्स टू c। ये इंप्लाई कर देगा कि आपका रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। सो r इज ट्रांजिटिव। r रिफ्लेक्सिव भी था, r सिमेट्रिक भी था, और r ट्रांजिटिव भी है। ये तीनों चीजें, तो क्या मतलब है कि r आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक और एग्जांपल सेम इस पे करते हैं। यहाँ पे क्या है, लेट ए बी अ सेट ऑफ लाइंस है इन अ प्लेन, डिफाइन द रिलेशन आर ऑन ए। अब आर हम किस पे इम्पोज कर रहे हैं, ए पे। ए क्या है, सेट ऑफ लाइन है। बाय ए रिलेट्स टू बी, ए बी को रिलेट कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी। मींस दो एलिमेंट लिए हमने ए और बी, ए बी क्या है, लाइन होंगे क्योंकि हमने सेटी लाइन का लिया हुआ है। ये दोनों आपस में रिलेटेड कब होंगे, जब आपका लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन को पैरेलल हो। पैरेलल मींस दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 0 हो, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आगे, ऐसे ही पैरेलल होंगे सेम। तो हमको ये बताना है कि ये आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। कोई भी लाइन खुद को पैरेलल होती है क्या, हमेशा। अगर ये सपोज आपकी लाइन एल है तो एल हमेशा खुद को पैरेलल होगा, क्योंकि कभी एल खुद को इंटरसेक्ट कर नहीं सकता।
प्लेन में दो टाइप की ही लाइन होती है, या तो आप वो पैरेलल होगी या तो इंटरसेक्टिंग होगी। जैसे सपोज हमने एक लाइन ऐसे ले ली और एक ऐसे ले ली कि ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, बट प्लेन में है ना, ये आगे चल के कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो दो ही टाइप की लाइन प्लेन में होती है, आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। सो एल खुद को इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकता, खुद को पर ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो मीन्स क्या है, ये पैरेलल है। तो कोई भी लाइन खुद को पैरेलल होती तो रिफ्लेक्सिविटी तो फॉलो हो जाएगी। Since given any line A in the plane, प्लेन में लाइन दिया हुआ है, it is clear that A is parallel to itself, कोई भी लाइन खुद को पैरेलल होती है। तो ये इंप्लाई कर देगा कि for every A belongs to A, जितनी भी यहाँ पे A किसको डिनोट कर रहा है, लाइन को डिनोट कर रहा है। For every A belongs to capital A, A relates to A, मीन्स A खुद को रिलेट करेगा क्योंकि कोई भी लाइन खुद को पैरेलल होता है। So therefore R is reflexive relation. Next is symmetric. अब सिमेट्रिक के लिए हमने ले लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू ए, मीन्स दो लाइन ले ली ए बी सेट ए से, और क्या कंडीशन है कि ए रिलेट्स टू बी, कि ए बी को रिलेट कर रहा है, मीन्स लाइन ए आपकी जो है वो पैरेलल है लाइन बी को। अब लाइन ए बी को पैरेलल है तो बी भी तो ए को पैरेलल होगी। तो सिमेट्रिक में यही हमको शो करना होता है कि अगर ए बी को रिलेट कर रहा है तो बी भी ए को रिलेट करेगा। सो लेट ए एंड बी बी टू लाइंस इन द प्लेन सच दैट ए इज पैरेलल टू बी। तो ये इंप्लाई कर देगा B इज ऑल्सो पैरेलल टू A। यहाँ से हमने देखा अगर A B को पैरेलल है तो B भी A को पैरेलल होगा। सो ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा रिलेशन। सो देयरफॉर A रिलेट्स टू B से हमको क्या मिल गया कि B भी A को रिलेट करता है। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट अब हमको ट्रांजिटिविटी शो करना है कि ट्रांजिटिव है रिलेशन या नहीं। सो हम कंडीशन क्या लेके चलेंगे, हमको इसके लिए तीन लाइन चाहिए ए बी सी, such that A relates to B means A B को पैरेलल है and B relates to C means B C को पैरेलल है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, ये लाइन A है जो कि रिलेट करती है B को, मीन्स B को पैरेलल, और B फिर से रिलेट कर रहा है C को जो कि B C से पैरेलल है। अब A B से पैरेलल है, B C से पैरेलल है, तो A भी देखो C से पैरेलल है, तो यहाँ पे भी ट्रांजिटिविटी भी इजिली प्रूफ हो जाएगा। A relates to B means A is parallel to B. Next, B relates to C means B is parallel to C. So ये क्या imply करेगा, A is also parallel to C. तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया रिलेशन, A relates to C आ गया, मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी बन गया। तो ये इंप्लाई करता है R is an equivalence relation. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, अभी हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था उसमें हमको तीन कंडीशन होनी चाहिए थी कि क्या होना चाहिए, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। पार्शियल ऑर्डर में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिलेशन को, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट सिमेट्रिक की जगह एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो डेफिनेशन देखते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए, आर इज partial order relation if and only if R is reflexive, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो यहाँ सिमेट्रिक की जगह बस एंटीसिमेट्रिक आ गया है। एंटीसिमेट्रिक वाली कंडीशन क्या थी कि A रिलेट्स टू B एंड B रिलेट्स टू A। ये तभी हो सकता है जब आपके A और B दोनों भी इक्वल हो, मीन्स A इज इक्वल टू B। ये एग्जाम्पल देखते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड एज एक्स रिलेट्स टू वाई। एक्स वाई को रिलेट करता है कब, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, या तो एक्स उससे वाई से छोटा हो या उसके इक्वल हो, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड प्लस। जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, इसमें जीरो को आपको इंक्लूड नहीं करना है, नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा डिफाइंड है, एक्स वाई को रिलेट कब करेगा, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई हो, मीन्स एक्स या तो वाई से छोटा हो। अब यहाँ दो कंडीशन को हमने एक बनाई है, या तो एक्स लेस देन वाई हो या फिर एक्स इक्वल टू वाई, तभी आप वो ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे को रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैंने 2 3 ले लिया तो रिलेट कर रहा है क्योंकि 2 तो लेस देन 3 है, और जैसे मैंने 2 2 ले लिया तो ये भी रिलेट कर रहा है क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ये दो कंडीशन देखनी है आपको, आइदर लेस देन होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए। सो ये चेक करते हैं कि ये हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है क्या। सो पहले हमको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिलेशन को। सो कोई भी एलिमेंट खुद के इक्वल तो होता ही है, तो वहां से ये इक्वालिटी भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो बन जाएगा एज x इज इक्वल टू x
सो ये हम इसको लिख सकते हैं x खुद के इक्वल है, विच इंप्लाइज x इज लेस देन इक्वल टू x, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि इक्वालिटी तो आ रही है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, z पॉजिटिव के सारे x के लिए ट्रू है। तो ये इंप्लाई करता है x खुद को रिलेट कर रहा है, और खुद को रिलेट कर रहा है मतलब खुद से रिलेट कर रहा है मीन्स r इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमको चेक करना है एंटी सिमेट्रिक। तो एंटी सिमेट्रिक के लिए हमको दो कंडीशन लेके चलनी है, x रिलेट्स टू y एंड y रिलेट्स टू x, ये दो लेके चलना और बाद में बताना है कि वो इक्वल हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है x रिलेट्स टू y एंड y रिलेट्स टू x। अब x रिलेट्स टू y का क्या मीनिंग है इस रिलेशन से, x इज लेस देन इक्वल टू y, एंड y रिलेट्स टू x का क्या मीनिंग है, y इज लेस देन इक्वल टू x। अब कोई भी नंबर आपने दो लिया, x लेस देन इक्वल टू y है एंड y लेस देन इक्वल टू x है, तो ये क्या इंप्लाई कर देता है, जैसे सेट में हमने पढ़ा है कि अगर a सबसेट है b का, b सबसेट है a का, तो क्या मतलब है दोनों भी आपस में इक्वल है। सेम यहाँ पे भी अगर x लेस देन इक्वल टू है y के, y लेस देन इक्वल टू है x के, तो x इक्वल है y के। सो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू y, राइट। तो यहाँ से आपको मिल गया x इज इक्वल टू y, मीन्स क्या हो गया, ये आपकी एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर दी इसने, मीन्स r जो रिलेशन है वो एंटीसिमेट्रिक है, r इज एंटीसिमेट्रिक। नेक्स्ट हमको ट्रांजिटिव चेक करना है कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। सो लेके चलते हैं x रिलेट्स टू y एंड y रिलेट्स टू z। अब x y को रिलेट करता है मीन्स क्या, x इज लेस देन इक्वल टू y, y z को रिलेट करता है मीन्स y इज लेस देन इक्वल टू z। हमको क्या चाहिए, x रिलेट्स टू z मीन्स क्या चाहिए, x रिलेट्स टू z, z चाहिए, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, x इज लेस देन इक्वल टू z। कंडीशन देखो गिवन हमारे पास क्या क्या है, गिवन है कि x लेस देन y है और y लेस देन z है, मीन्स x लेस देन y है एंड y इज लेस देन z। सो ये है, और y क्या है, y लेस देन z है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकते हैं y इज लेस देन z। अब यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, इसमें से y हटा दो, x इज लेस देन z, ये लेस देन इक्वल टू z, ये कॉमन सेंस है। अगर सपोज दो नंबर हमने ले लिया 2 3 और 5, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 लिख सकते हो आप, क्योंकि 2 3 से छोटा है। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 5 से छोटा है, तो क्या 2 5 से छोटा नहीं होगा, तो 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 5, तो ट्रांजिटिव है ये रिलेशन। सो नेक्स्ट क्या ये इंप्लाई कर देगा कि x इज लेस देन z। अब x इज लेस देन z आ गया, तो ये रिलेशन की डेफिनेशन से क्या हो गया, x रिलेटेड हो गया z को, सो x इज रिलेटेड टू z। सो ये इंप्लाई करता है r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो r रिफ्लेक्सिव बना, r एंटीसिमेट्रिक बना और r ट्रांजिटिव भी बना। इसका ये मतलब हो गया कि r क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, सॉरी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, नॉट इक्विवेलेंस, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए क्या चाहिए हमको, सिमेट्रिक होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल ऑर्डर। r इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। इक्विवेलेंस नहीं हो सकता है, नॉट इक्विवेलेंस। क्यों इक्विवेलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक आपने सॉल्व किया है, सिमेट्रिक नहीं सॉल्व किया है, और ये सिमेट्रिक हो भी नहीं सकता। हो सकता है क्या सिमेट्रिक, अगर कोई नंबर खुद से छोटा या इक्वल है तो जरूरी है, जैसे सपोज x इज लेस देन इक्वल टू y, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि y भी उससे छोटा इक्वल हो, नहीं। ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब वो दोनों नंबर इक्वल हो तभी, सारे नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल ऑर्डर सेट। इसका नोटेशन क्या है, ये लेस देन इक्वल नहीं है, बस इसका नोटेशन कुछ ऐसा होता है, पोसेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है पोसेट। सो डेफिनेशन देखते हैं, आप पार्शियल ऑर्डर सेट कब बोलोगे, a set A is called a partially ordered set with respect to the relation, ये relation जो भी है, यहाँ पे हर relation को
डिनोट करता है। जो भी आपका रिलेशन, जैसे यहाँ लेस देन इक्वल टू था, सपोज आपका पैरेलल का रिलेशन है, तो जो भी रिलेशन है उसके लिए है, तो यहाँ पे एक इन जनरल इसने कंसिडर किया ये रिलेशन डिनोट करने के लिए। विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन रिलेशन, इफ एंड ओनली इफ द रिलेशन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन ए, जैसे कि लेस देन इक्वल टू हमने पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बता दिया, वैसे अगर वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है उस सेट पे, तो उस सेट को हम पोसेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर क्या बन गया, पोसेट बन गया, क्योंकि इस पे ये रिलेशन लेस देन इक्वल टू रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन था, तो यहाँ पे z प्लस पोसेट है। तो एग्जांपल में हम ये लिख सकते हैं कि z प्लस पोसेट है। z प्लस यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज पोसेट ऑन कौन से रिलेशन पे है, लेस देन इक्वल टू। पोसेट विथ लिख सकते हैं, विथ लेस देन इक्वल टू पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ऐसे भी लिख सकते हो इसको। सिंस less than equal to is partial order relation on z plus, so therefore which implies z plus is poset, right? The next topic is linear ordering Hasse diagram. तो पहले हमको देखना है ये डायग्राम है कैसे, इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। So a diagrammatic or pictorial representation of a partial order relation R is called Hasse diagram. तो क्या करना है हमको, अभी हम पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इसका डायग्राफ बनाएंगे, जैसे कि हमने इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर रिलेशन का डायग्राफ बनाते थे, वैसे अब पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का इसका डायग्राफ बनाना है। बट इस डायग्राम में कुछ कंडीशन है, कैसे ड्रॉ करोगे इसे। सो फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम फॉर द गिवन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, मींस जो भी आपके पास पार्शियल ऑर्डर रिलेशन उसका नॉर्मल डायग्राफ बना लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, उसमें से रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी ये कंडीशन डायग्राफ से निकाल देनी है। मींस जो ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी के लिए हैं वो ऑर्डर्ड पेयर आप निकाल दोगे तो डायग्राम में से वो पर्टिकुलर एज भी निकल जाएगा। Arrange vertices in such a way that the arrows are pointed upwards so that arrows are not required. अब क्या करना है, उसके बाद जो आपके पास वर्टाइसेस हैं उसको ऐसे अरेंज करना है कि जो हमारे पास अब हम डायग्राफ बनाते तो उसमें डायरेक्टेड एरोज होते हैं ना, ये ऐसे, तो ये एरोज अपवर्ड ऊपर के साइड हो, नीचे के साइड कोई भी एरो नहीं हो, इसके अकॉर्डिंग हमको वर्टाइसेस को अरेंज करना है। तो वो जो फाइनल डायग्राम आपको मिलेगा वो क्या होगा, हेज़े डायग्राम। तो एग्जांपल देखते हैं। लेट ए बी अ सेट, सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 12, right? Let R be a partial order relation defined on A as A relates to B if and only if A divide B. तो ये रिलेशन कैसा है, ए बी को तभी रिलेट करेगा जब ए बी को डिवाइड कर दे, राइट? ड्रॉ दी हेज़े डायग्राम इफ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इफ आर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, राइट? सो इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए हमारे पास क्या क्या था, 1 2 3 4 12, और आर रिलेशन कैसा था, ये ए टू बी तब रिलेट होगा जब ए बी को डिवाइड कर दे। तो पहले तो हमको रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो निकालना होगा। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो ए और बी, ए कॉमा बी तब आएगा जब ए बी को डिवाइड कर रहा हो। तो पहला हमारे पास 1 है, 1 के साथ कौन कौन आ सकता है, 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर जितने भी होंगे 1 के साथ सब आर में आ जाएंगे। 1,2 1,3 1,4 1,12। 2 के लिए चेक करेंगे तो 2,1 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करता, 2 3 को भी डिवाइड नहीं करता, तो 2,3 भी नहीं होगा। 2 4 को डिवाइड करता है, सो 2 4 होगा, 2,4। अगेन 2 डिवाइड करता है 12 को, तो 2,12 होगा। सो देखते हैं हमारे आर में कौन कौन से एलिमेंट आ गए। 1 के साथ तो सारे आ गए, 1,1 1,2 1,3 1,4।
और 1,12। 2 के लिए क्या क्या बोला मैंने, 2 खुद को डिवाइड करता है तो आएगा, 3 को नहीं करता नहीं आएगा, 2 4 आएगा, ट्रू आ गया क्योंकि 2 4 को डिवाइड करता है, 2,12 भी आएगा क्योंकि 2 12 को डिवाइड करता है। अब 3 के लिए चेक करते हैं, तो 3 से छोटे नंबर के लिए तो हमें चेक नहीं करना है क्योंकि कोई भी नंबर अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करता है। 3 खुद को डिवाइड करता है, सो 3,3 आएगा, 3 4 को नहीं करता तो नहीं आएगा, 3,12 आएगा क्योंकि 3 12 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट 4 के लिए, 4 से छोटे को तो हम चेक नहीं करना है, 4 खुद को डिवाइड करता है, सो 4,4 आएगा, 4 अगेन 12 को डिवाइड करता है, सो 4,12 आएगा। 4 1 को नहीं करता, 2 को नहीं करता, 3 को नहीं करता, तो 4,1 4,2 और 4,3 नहीं होगा। नेक्स्ट 12 के लिए, ये 4 इससे छोटे हैं, उनके साथ तो 12 उनको डिवाइड कर ही नहीं सकता, 1 को नहीं कर सकता, 2 को भी नहीं करेगा, 3 को भी नहीं और 4 को भी नहीं, बट 12 खुद को डिवाइड करता है, सो 12,12। तो रिलेशन में हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अब इसका हमको डायग्राफ बनाना है। सो डायग्राफ ऑफ आर, कितने वर्टाइसेस होंगे, 5, 1 2 3 4 5। सो पहले वर्टाइसेस ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, 1,1 मीन्स सेल्फ लूप होना चाहिए, 1 1 से ही आ रहा है, खुद से ही रिलेटेड है, तो वहाँ पे एक सेल्फ लूप आ गया और इसको हमने डायरेक्शन। अब ये जो हम एरो बनाते हैं, आप मिडिल में भी बना सकते हो और लास्ट में भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट 1,2, सो 1 2 से रिलेटेड है, तो क्या करेंगे आप, 1 2, ऐसा हो गया। नेक्स्ट क्या है, 1 3, डायग्राफ बना रहे हैं हम नॉर्मल, सो 1 3 से भी रिलेटेड है, सो 1 3 के साथ भी आ गया। नेक्स्ट है 1,4, 1,4, तो 1 से 4 के लिए भी एक एरो। नेक्स्ट इज 1,12, सो 1 से 12 के लिए भी। 2,2, 2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो सेल्फ लूप आएगा 2 को, 2,2 ना, 2,4, 4 से रिलेटेड है, सो यहाँ पे भी एक एरो ना। 2,12, 2 12 से रिलेटेड है, सो 2 से एक एरो। 3,3, 3 पे सेल्फ लूप, 3,12, तो 3 से 12 के लिए ना। 4,4, 4 पे खुद पे एक सेल्फ लूप, 4 12, 4 से 12 के लिए। सो 12 से, तो 12 सबको 12 को सबको डिवाइड कर रहा है, तो 12 के पास सबसे एक रिलेशन होगा, और 12,12 खुद से भी सेल्फ लूप। सो ये हमारा क्या बन गया, डायग्राफ बन गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या था, हमको रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी ये रिमूव करनी है। मीन्स इसमें से जो भी पेयर रिफ्लेक्सिविटी को वो कर रहे हैं उनको निकाल देना है। रिफ्लेक्सिविटी निकाल देना मतलब सेल्फ लूप सारे निकल जाएंगे। मीन्स ये 1,1, फिर क्या है 2,2, 3,3, 4,4 और 12,2, ये पहले तो रिफ्लेक्सिविटी में निकल जाएंगे। फिर हमको क्या करना है, ट्रांजिटिविटी को भी निकालना है। मीन्स अगर 1,2 फिर 2,4 है तो 1,4 हमको निकाल देना होगा, 1,4 हम नहीं ले सकते, राइट। तो अभी हमको चेक करना है हम क्या क्या निकालने वाले। 1,2 है, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला पैर देखो, 2,2 नहीं, 2,4, 2,4, 1,2 है, 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 4, तो कौन नहीं आ सकता, 1,4 नहीं आ सकता, मीन्स आपको 1,4 को भी निकाल देना। नेक्स्ट अब 1,3 है, 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है, 3,12, सो 1,12 नहीं आ सकता, सो 1,12 को भी हमको निकाल देना। सो ये निकल ही गए। अब 2,4, 4 से स्टार्ट होने वाला देखो, 4,12, सो 2,12 नहीं आ सकता, सो 2,12 को भी निकाल देना। 2,4, 4,12, सो 2,12 निकल गया। नेक्स्ट 3,12 और 12 to 12 तो वो तो चला ही जाएगा। 2,2 एंड 2, सॉरी 2,4 एंड 4,4, सो 2 4 आएगा। नहीं, 4,4 तो हमने निकाल दिया ना, तो उसको हम कैसे काउंट कर रहे हैं। सो क्या कर रहे थे हम, 2,4 एंड 4,12, 2 4 से रिलेटेड है और 4 12 से रिलेटेड है, तो 2 12 से रिलेटेड नहीं होगा, राइट। तो अब हमारे पास कौन कौन से के लिए हमको डायग्राम बनाना है, रिफ्लेक्सिविटी निकालने में हमारे पास अब एज कौन से होनी चाहिए, 1,2 होना चाहिए, 1 2 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 1 के लिए खत्म। फिर 2 4 से रिलेटेड है, एक एज ये होगा। फिर 3 12 से रिलेटेड है, एक ये होगा।
और एक लास्ट आपके पास होगा 4 4 12 से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी निकालने के बाद मींस जिसको हमने लाइन अंडरलाइन किया वो सारी एजेस हमको निकाल देनी। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या कर रहे हैं, रिमूविंग रिफ्लेक्सिविटी एंड ट्रांजिटिविटी वी गेट, सेकंड स्टेप है ये हमारा। सो वर्टाइसेस तो सेम रहेंगे। अब हमको देखो क्या क्या ड्रॉ करना है, 1 is related to 2, सो 1 is related to 2 मीन्स ऐसा आ गया। नेक्स्ट इज 1 is related to 3, सो ये आ गया ऐसा। नेक्स्ट फिर क्या बचा, 2 is related to 4, 2 से 4 रिलेटेड है। फिर उसके बाद 3 is related to 12, सो 3 is related to 12। लास्ट 4 is related to 12, सो 4 is related to 12। ये बन गया हमारा डायग्राफ, जब इसमें से हमने क्या क्या निकाल दिया, रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी हमको इस वर्टाइसेस को ऐसे अरेंज करना है कि जो ये एरो आपको दिख रहे हैं ये सब ऊपर के साइड हो। ये देखो अब ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। मीन्स 1 देखो 1 से दोनों भी एरो जो जा रहे हैं वो डाउनवर्ड जा रहा है। मीन्स हम 1 को अगर वर्टाइसेस 1 को वर्टेक्स 1 को नीचे ले लेंगे तो ये एरो अपने आप ऊपर हो जाएगा। तो वर्टेक्स 1 को हमको नीचे लेना है, राइट। फिर 3 से देखो कौन सा एरो जो 1 के बाद 2 पे आ जाते हैं, तो 1 के बाद नेक्स्ट नंबर 2 है तो 2 पे आ जाते हैं। 2 से एक एरो गया है 4 को, मीन्स 1 के बाद आप क्या लोगे, 2 लोगे, फिर 4 उसके ऊपर होना चाहिए क्योंकि 4 पे एरो गया है तो अपवर्ड होना चाहिए, सारे एरो का डायरेक्शन अपवर्ड हो। और 12 जो ऐसा नंबर है इसके पास 3 से एक एरो आ रहा है और एक 4 से एज आ रही है दोनों। तो मीन्स 12 अगर आप सबसे ऊपर रखोगे तो चलेगा, उससे नीचे 3 2 रखो। तो हमको उस तरीके से अरेंज करना है। सो रिक्वायर्ड है डायग्राम क्या हो जाएगा आपका, अब हमको क्या करना है, 1 जो है 1 सबसे नीचे होना चाहिए क्योंकि 1 से 2 एरो गए हैं और दोनों भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो सबसे नीचे हम किसको ले रहे हैं, 1 को। तो यहाँ पे हमने एक वर्टेक्स बना दिया 1। अब 1 से कौन किसको किसको गया है, एक 2 को गया है और एक 3 को गया है। सो 1 से 2 एरो निकाल देते हैं, एक 2 के लिए, यहाँ पे अपना बन गया वर्टेक्स 2। और जब आप ये डायग्राम बनाओगे हैज़ डायग्राम तो उसमें एरो मार्क नहीं करना है, सिर्फ एज होना चाहिए। वो अंडरस्टूड है कि एरो ऊपर के डायरेक्शन में गया है। सो ये 2 बना दिया हमने और ये हमने बना दिया 3 को, राइट। या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, इसको थोड़ा डिस्टेंस पे बनाते हैं, यहाँ से ये 2 के लिए और ये 3 हो गया, राइट। सो 1 से 2 को एक एरो गया, 3 को एक एरो गया। अब 2 पे आ जाओ, 2 से किसको गया है, 4 को। तो 4 कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे कहीं होना चाहिए क्योंकि हमको 2 से एरो देना है। सो ये आ गया हमारा 4, 2 से एक एरो आ गया 4 को, ये 4 हो गया। नेक्स्ट अब 3 के पास देखते हैं, 3 से कहाँ गया, 3 से 12 को गया और 4 से भी 12 को गया, तो 12 एक यहाँ ले लेते हैं। यहाँ 4 से भी 12 को गया है और 3 से भी 12 को गया है। सो ये डायग्राम आपका ऐसे डायग्राम हो गया, रिक्वायर्ड ऐसे डायग्राम। इसमें कहीं भी आपको एरो नहीं बनाना है। सो कैसे हमने किया इसको, पहले हमने डायग्राफ बना लिया, उसमें से जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी के लिए थे उनको निकाल के एक डायग्राम बनाया। फिर इस डायग्राम को हमने ऐसे अरेंज किया कि सारे एरो अपवर्ड अपवर्ड हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमने वर्टाइसेस को शिफ्ट किया। सो यहाँ पे नंबर 12 था जिसके पास 2 एरो आ रहे थे तो वो सबसे ऊपर होगा, और 1 था जिससे 2 एरो जा रहे थे तो वो सबसे नीचे होगा। बाद में बीच के जो 3 वर्टेक्स हैं वर्टाइसेस हैं उनको अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है कि कहाँ से एरो जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट किया, राइट। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे सेट क्या है, 1 2 3 4 5। आर क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ऑलरेडी रिलेशन दिया हुआ है, हमको इसका एज ए डायग्राम बनाना है। तो पहले हमको डायग्राफ बनाना होगा। सो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट है तो 5 वर्टाइसेस होने चाहिए डायग्राफ में। सो पहले हम डायग्राफ बनाएंगे, डायग्राफ ऑफ आर। सो 5 वर्टाइसेस ले लिए हमने, 1 2 3 4 5। अब हमको यहाँ पे डायग्राफ बनाना है। 1 is related to 1 मीन सेल्फ लूप आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 2 is related to 2, सो 2 खुद से ही रिलेटेड है, सेल्फ लूप। 3 is related to 3, अगेन सेल्फ लूप। 4 is related to 4, सेल्फ लूप। और 5 is related to 5, तो ये फिर से आ गया सेल्फ लूप। फिर क्या है, 5 is related to 3 मीन्स 5 से 3 को एरो जा रहा है, सो 5 is related to 3। नाउ 3 is related to 1,
3 कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे 3 इज रिलेटेड टू 1 मीन्स 3 से 1 को एक एरो जा रहा है। नेक्स्ट इज 4 इज रिलेटेड टू 3, सो 4 3 से रिलेटेड है मीन्स 4 से 3 को एक एरो आएगा। 4 इज रिलेटेड टू 2, 4 2 को रिलेटेड है, सो 4 से एक एरो गया 2 पे। 4 is related to 1 also, so 4 to 1, and 2 is related to 1, 2 is related to 1, so 2 से 1 को एक एरो। ये डायग्राम बन गया पूरा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, हमको ट्रांजिटिविटी और रिफ्लेक्सिविटी को रिमूव कर देना है। पहले तो सेम लूप वाले चले जाएंगे मीन्स ये नहीं रहेगा, 2,2 3,3 4,4 5,5 ये हमको निकाल दिया हमने इनको। अब इसमें से चेक करना है कौन ट्रांजिटिविटी के लिए, 5,3 3,1, 5,1 नहीं होना चाहिए, तो ऑलरेडी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 3,1 1 है क्या यहाँ पे, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 1, 4 यहाँ देखो 4 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड, तो 4,1 नहीं होना चाहिए मीन्स ये नहीं चाहिए आपको। नेक्स्ट 4 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1, सो 4,1 नहीं चाहिए मीन्स एक ये निकल जाएगा। तो अभी हमको कितने एज बनाने हैं, 3 4 5 एज होने चाहिए। So next removing reflexivity and transitivity get vertex। अब क्या क्या बनाना है आपको, 5 is related to 3 मीन्स 5 से 3 को एक, राइट, 3 is related to 1, 3 1 को रिलेटेड है तो 3 से 1 को एक एरो जाना चाहिए। 4 is related to 3, 4 कहाँ है यहाँ पे, 4 भी 3 से रिलेटेड है तो यहाँ पे एक एरो आ गया। नेक्स्ट 4 is related to 2, सो 4 से 2 को भी एक एरो आ गया। 2 is related to 1, सो 2 से 1 को। अब हमको इसका डायग्राम बनाना है। वर्टेक्स को ऐसे अरेंज करना है कि सारे एरोज जो हों अपवर्ड। तो हम कौन से वर्टेक्स को सबसे नीचे ले सकते हैं, 1 के पास 2 एरो आ रहा है मीन्स 1 तो ऊपर होना चाहिए सबसे। फिर 2 के पास भी एरो आ रहा है तो 2 होना चाहिए ऊपर। 3 5 के पास कोई एरो नहीं आ रहा है, 5 और 4, तो 5 और 4 को आप नीचे ले सकते हो। हम क्या करेंगे, 5 और 4 को हमको नीचे लेना है, और 5 से सिर्फ एक ही एरो जा रहा है 3 को। सपोज यहाँ पे मैंने 5 से ही स्टार्ट किया, सबसे छोटा वही है, सबसे नीचे वही हो सकता है 5। 5 से किसको एरो जा रहा है, 3 को, तो यहाँ 3 ले लेते हैं, ये यहाँ 5 है और ये 3 है। अब इसमें हम एरो मार्क तो कर नहीं सकते, सो सिंपल एज, स्ट्रेट एज लेनी है स्केल से। फाइव 3 हो गया। फिर नेक्स्ट 3 को चेक करते हैं, 3 से कोई जा रही है एज, तो 3 से 1 पे जा रहा है, सो मीन्स 3 के बाद आप 1 ले सकते हो, तो यहाँ आगे हमको लेना है 1, यहाँ ले लेते हैं 1, 3 से 1। 5 से 3 गया, 3 से 1। फिर नेक्स्ट 1 के पास कहाँ से एरो आ रहे हैं, 2 से एक आ रहा है और एक 3 से आ रहा है, तो 3 वाला तो हमने बना लिया। अब हमको 4 भी चाहिए, 4 भी बना, 4 भी नीचे होना चाहिए कि 4 से 2 एरो जा रहा है, एक 2 को जा रहा है और एक 3 को जा रहा है, सो 4 3 से नीचे होना चाहिए क्योंकि 3 के पास वहां से एरो आ रहा है ना, सो 4 हम यहाँ ले लेते हैं। सो 4 के पास 3 से एरो जा रहा है, 3 को एरो जा रहा है, तो एक ये हो गया, 3 को गया एरो, और 4 से एक और एरो जा रहा है 2 को, तो यहाँ से हम 2 ले लेते हैं। 2 एकदम ऊपर आप नहीं ले सकते क्योंकि देखो 2 से 1 को भी एक एरो देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्टाइसिस को अरेंज करने आना चाहिए। सो 4 से एक एरो गया 2 को एंड देन 2 से एक एरो गया 1 को। सारे हो गए, 5 थे ना, 5 एजेस थे, 5 एजेस आ गए हमारे पास 2 से 1 को, ये हो गया। ये आपका डायग्राम हो गया, हैज़ डायग्राम। अब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 5 3 से रिलेटेड है,
देन 3 1 से रिलेटेड है। अब ये जो डायग्राम होता है ना, इसमें हमको नीचे नहीं आना होता, ऊपर हम जा सकते हैं। एलिमेंट्स अगर हमको इसमें बताना है कौन किससे रिलेटेड है इस डायग्राम से, तो 2 4 से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमको पता है एरो क्या है, अपवर्ड है, राइट। 2 4 से रिलेटेड नहीं, बट 4 2 से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे है। नेक्स्ट 4 इज रिलेटेड टू 3, 4 से ऊपर है 3, सो 4 3 से रिलेटेड है, बट 3 4 से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली 3 इज रिलेटेड टू 1, बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3। तो इसको हम ऐसे रीड करते हैं। अब अगर सपोज आपको डायग्राम दिया है, हैज़ डायग्राम दिया है, और वहां से आपको रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सो यहाँ पे पहले तो हमारे पास देखो वर्टाइसेस तो सेम ही रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे 5 सेट में 5 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5। सो सेट हमको पता है 1 2 3 4 5। हमको रिलेशन चाहिए, और ये भी पता है जो एज डायग्राम बनता है कि इसका पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए। तो उसमें रिफ्लेक्सिविटी होगा और ट्रांजिटिविटी तो होगा ही। सिंस आर इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, सो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी इसमें पहले, और यहाँ से तो हमको क्या मिल रहा है, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 4, देन 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 1 इज रिलेटेड टू 5। इतने पेयर तो हमको मिल रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा रिफ्लेक्सिविटी और ट्रांजिटिविटी ऐड कर देंगे। सो पहले स्टार्टिंग में हमारे पास कौन कौन है, 1 3 डायग्राम से, एंड 3 5 है, 1 2 है, एंड 2 4 है। ये 4 है। इसमें आप रिफ्लेक्सिविटी ऐड करोगे तो क्या क्या आएगा, पहले तो रिफ्लेक्सिविटी मीन्स खुद से ही सेल्फ लूप होना चाहिए, मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये आ गया। ये तो रिफ्लेक्सिविटी आ गई। अब ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिविटी आप डायग्राम से भी देख सकते हो। सॉरी 4 4 है ये, 5 5। ट्रांजिटिविटी हम डायग्राम से जा सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ 1 इज रिलेटेड टू 3 एंड 3 इज रिलेटेड टू 5, तो 1 इज रिलेटेड टू 5 भी होना चाहिए, 1 5 होगा। सिमिलरली 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 4। आपको ऊपर जाना, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, नीचे नहीं आना है। सो 1 इज रिलेटेड टू 4 भी होगा, राइट। और क्या आप कर सकते हो, 3 इज रिलेटेड टू 5, बट 5 के लिए आगे कुछ नहीं। अब हम ऐसे नहीं देख सकते कि 3 इज रिलेटेड टू 1, नीचे नहीं आना है, हमेशा ऊपर जाना है, राइट। सो ये सारे एलिमेंट आपके आर में होंगे। इनको प्रॉपरली अरेंज करके लिख देते हैं। पहले हमने क्या किया, आर 1 1 2 2 3 3 4 5 ले लिया, राइट, यहाँ तक ले लिया। फिर 1 2 2 4, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो क्या होगा, 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 भी होगा, उसके साथ लिख दिया। 1 3 है, तो 1 5 भी होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन की वजह से। अब इसका हमको क्या बनाना है, मैट्रिक्स भी बनाना है, एमआर भी चाहिए। सो वो भी निकाल लेते हैं, विच इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। नेक्स्ट एमआर क्या होगा, 5 × 5 मैट्रिक्स होगा, क्योंकि 5 वर्टेक्स है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स हमको लिखना है। सो 1 इज रिलेटेड टू 1 है, सो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। नाउ 2 इज रिलेटेड टू 2, सो 2 इज रिलेटेड टू 2, तो 1। अगेन 3 इज रिलेटेड टू 3, सो 3 इज रिलेटेड टू 3, सो यहाँ पे आ गया 1। 4 इज रिलेटेड टू 4, तो ये आ गया यहाँ 1। एंड 5 इज रिलेटेड टू 5, सो यहाँ पे आ गया 1। सो डायगोनल एलिमेंट्स आ गए मैट्रिक्स के। अब आगे देखते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 2, सो यहाँ रो में पहले 1 जाना है, और यहाँ से 2, तो यहाँ पे आ गया 1। 2 इज रिलेटेड टू 4, सो यहाँ 2, फिर यहाँ पे 4, सो यहाँ आ गया 1। 1 इज रिलेटेड टू 4, सो यहाँ रो में 1 है और कॉलम में 1, कॉलम में 4 जाना है, तो यहाँ आ गया एंट्री 1। 1 इज रिलेटेड टू 3, सो 1 है और 3, कॉलम में 3 जाना है हमको, 1 3, सो 1 इज रिलेटेड टू 3। नेक्स्ट क्या है, 3 इज रिलेटेड टू 5, तो 3 इज रिलेटेड टू 5, ये लास्ट वाली आ गई, और 1 इज रिलेटेड टू 5, सो ये बाकी जो एलिमेंट्स बच गए वो क्या होंगे, 0, क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ 3, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, सॉरी फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री एंड फोर्थ। तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स।